चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, अनुपात समानुपात। उसी में फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं लिखे। फ्रैक्शन का यूज हमें पता है कि फ्रैक्शन दो तरह का होता है, मोर देन वन फ्रैक्शन और लेस देन वन फ्रैक्शन। जैसे 2/3 लेस देन वन फ्रैक्शन है ना। ये अगर किसी नंबर को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, उसका वैल्यू घट जाएगा, बिकॉज हम लेस देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे 30 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये 20 हो जाएगा कट के। तो ये 30 हमारा घट के कितना हो गया, 20 हो गया। तो किसी भी नंबर को लेस देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। इसी तरह दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जैसे 5/3, ये क्या है, मोर देन वन, ये मोर देन वन है। किसी भी नंबर को मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 60 को 5/3 से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 100। तो 60 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 100 हो गई। कितनी हो गई, 100 हो गई। तो क्लियर है अब, साउंड साउंड क्लियर है, आवाज ही नहीं आ रही। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, साउंड ठीक है, दिख रहा है। वॉइस इज डेड सर, वॉइस इज डेड। ठीक है, अब साउंड आ रही है, पीछे आवाज आ रही है। ओके, मैंने बोला कि फ्रैक्शन दो ही तरह का होता है, लेस देन वन या मोर देन वन। 2/3 लेस देन वन है, किसी भी नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू घट जाएगी। और मोर देन वन मतलब किसी भी नंबर को मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब है इसको यहां पे यूज क्या करते हैं। जैसे मान लो 15 पेन का प्राइस 40 रुपए, ठीक है। तो पता है कि 25 पेन का प्राइस कितना होगा, मान लो ये है। फ्रैक्शन कैसे यूज करें, मुझे बताओ कि 25 पेन का प्राइस 40 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो 40 से बड़ा नंबर चाहिए। अगर 40 को अगर मोर देन वन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो 15 और 25 से हम दो फ्रैक्शन बना सकते हैं, 15/25 और 25/15। ये मोर देन वन है, ये लेस देन वन है।
इस वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो 40 गुना 25/15, जो भी सॉल्व करके आएगा वो 25 पेन का प्राइस है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो तुम्हें सपोज करो 12 पेन का प्राइस निकालना है, तो 15 पेन का पता है और 12 पेन का निकालना है, तो 40 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो 15 और 12 से दो फ्रैक्शन बना सकते हो, एक 15/12 और एक 12/15। ये मोर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, क्योंकि 40 से कम चाहिए, तो 40 गुना क्या लिखोगे? 12/15। समझ गए? और ये 12 पेन का प्राइस है। तो इस तरह हम करते हैं फ्रैक्शन का यूज। फिर से बता रहा हूं मैं कि 15 पेन का प्राइस 40 रुपए, तो 25 पेन का प्राइस कितना होगा? तो 40 से ज्यादा होगा, तो मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किए हैं। फ्रैक्शन कहां से बना है? 25 और 15 से। 25/15 एक से ज्यादा, 15/25 एक से कम, क्योंकि हमें 40 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 25/15 मोर देन 1 से मल्टीप्लाई। उसी तरह अगर 12 पेन का प्राइस पता करना हो, तो 40 से कम होगा, तो 40 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेस देन 1 फ्रैक्शन से। 15 और 12 से दो फ्रैक्शन बनता है, 15/12 और 12/15। ये लेस देन 1 है, तो 40 को 12/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो 12 पेन का प्राइस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रैक्शन को हम इस तरह यूज करते हैं। अब इसको बड़े क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। यदि फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, यदि 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, तो दो परीक्षकों को 20 दिनों में 2 गुनी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे यूज करें, ये टाइम एंड वर्क का फोर्थ अप्रोच से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन कैसे यूज करें, तो क्या दिया? 4 परीक्षक मतलब 4 एग्जामिनर प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? 5 घंटे। कितना दिन काम किया? 8 दिन। और कुछ उत्तर पुस्तिका मतलब n उत्तर पुस्तिका इवेलुएट किया, जांच किया। अब बोलते हैं दो परीक्षक, दो एग्जामिनर, कितना दिन? 20 दिन। कितनी कॉपी? 2 गुनी कॉपी, 2n। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके इवेलुएट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे यूज होगा, ठीक है। देखो, हमें 2 घंटा चाहिए, एग्जामिनर घटा है, दिन बढ़ा है और काम भी बढ़ा है। इन सभी का इफेक्ट घंटे पे क्या पड़ता है, अकॉर्डिंगली हम फ्रैक्शन यूज करते चले जाएंगे। 5 घंटा यहाँ लिख लो, लिख लिया 5 घंटा इनटू, अगर परीक्षकों की संख्या, एग्जामिनर की संख्या घट जाए तो बताओ घंटा ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा। तो यहां से मोर देन 1 फ्रैक्शन लगाओ, 4/2 इनटू, अगर दिन बढ़ जाए तो घंटा ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा प्रतिदिन, तो 8/20 लेस देन 1 फ्रैक्शन इनटू, अगर काम बढ़ जाए तो आवर प्रतिदिन ज्यादा लगेगा कम लगेगा? हाँ, ज्यादा, तो 2n/n। देखो, n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 4, 4 से 4 कितने आए? 8 घंटे। यही आंसर है कि प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा? 8 घंटे। कुछ समझे या नहीं? लिखिए, फिर से रिपीट करें। क्वेश्चन है 4 एग्जामिनर, 4 परीक्षक 8 दिन काम करता है, प्रतिदिन 5 घंटे, मान लो n कॉपी को चेक करता है। आगे है कि 2 परीक्षक यदि 20 दिन काम करे और उसे 2 गुनी कॉपी चेक करना पड़े, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला कि घंटा ले लो 5 घंटे,
और देखेंगे कि एग्जामिनर बढ़ा या घटा, दिन बढ़ा या घटा, या कॉपी बढ़ा या घटा, उस आवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला कि एग्जामिनर की संख्या घट गया तो पर डे आवर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो 4/2 मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। फिर दिन बढ़ गया तो प्रतिदिन घंटा कम लगेगा, 8/20 लेस देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। फिर काम बढ़ गया तो प्रतिदिन घंटा ज्यादा लगेगा, तो 2n/n से मल्टीप्लाई किया, मोर देन 1 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 8 घंटे। तो प्रतिदिन कितने दिन, 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे वो काम करेगा, तो 2 गुनी कॉपी चेक कर सकता है, 2 गुनी कॉपी चेक कर सकता है। समझ गए। इस तरह हम फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। आठ बटा 20 इसीलिए है कि दिन अगर बढ़ गया तो प्रतिदिन घंटे कम लगेंगे, तो यहां से फ्रैक्शन लेस देन 1 बनाओ। एक बनता है 8/20, दूसरा बनेगा 20/8, 8/20 लेस देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऐसा ही है, ये आप खुद बनाए इसको। फ्रैक्शन से बनाना, फ्रैक्शन से। बनाए, कितने लोग का ए आंसर है, ए, बी, सी, डी डेल्टा, कुछ भी नहीं, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 22.5 डेज। देखो, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 30 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति मतलब 30, मान लो मेन, और कितने दिन काम करते हैं,
18 दिन, ठीक है, और 7 घंटे प्रतिदिन, 7 आवर, और प्रतिदिन कितने दिन काम कर रहे हैं वो? 18 दिन। एक काम मान लो पूरा करते हैं। अब बोलते हैं प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 21 व्यक्ति कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करें? काम तो सेम, तो हमें दिन निकालना है। क्या निकालना है? दिन। यहां लिख रहे हैं 18 दिन है, आदमी की संख्या घट गया है, तो दिन पे क्या इफेक्ट होगा? दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा। तो 30/21 मोर देन 1 फ्रैक्शन ली, इनटू प्रतिदिन घंटा बढ़ गया तो दिन कम लगेगा ज्यादा? कम। तो 7/8। इसी को सॉल्व करना है। 7 3 जा 3 10 टाइम्स, और 8 का यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ 2, यहाँ पे 5, 45/2, 9 into 5, 45/2, मतलब कितने दिन लगेंगे? 22.5 days। यही आंसर है। तो क्या आंसर है? 22.5 days। डाउट है इसमें? एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाए इसको। तो क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? 35। ओके। चलिए बनाए। क्या आंसर है? 20 डेज, 20 दिन कितने लोग हैं? करेक्ट आंसर है। देखिए, यदि 30 बैल, ठीक है, 30 ऑक्सन, किसी खेत का 1/7 भाग 2 दिनों में जोत सकते हैं, तो शेष कार्य को 18 बैल शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? शेष कार्य क्या होगा? क्योंकि ये दिया है फ्रैक्शन में, तो पूरा काम एक काम, तो शेष कार्य है 1 - 1/7, दैट इज 6/7। यही शेष कार्य है। तो यहाँ पे 2 दिन निकाला इनटू, अगर बैल की संख्या घट गई तो दिन ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर 30/18,
गुना, अगर काम बढ़ गया तो दिन ज्यादा लगेगा, तो फिर से 6/7/1/7 मोर देन वन फ्रैक्शन, ये 7 से 7 कटेगा, 6 से 3, 3 से 10 और क्या आ गया 20 दिन। क्या आंसर होगा 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन करेक्ट आंसर होगा। तीस बैल 1/7 काम 2 दिनों में पूरा करता है। 18 बैल बचा हुआ काम 6/7 कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 2 डेज इंटू बैलों की संख्या घट गई तो दिन ज्यादा लगेगा, 30/18 फ्रैक्शन लगाया मोर देन वन, काम बढ़ गया तो मोर देन वन फ्रैक्शन लगेगा 6/7/1/7 और बाकी मल्टीप्लाई करके क्या आया 20 दिन। ठीक है, कोई डाउट है? अब जो क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम होमवर्क वो ये है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्या आंसर है? सी क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कितने लोगों का ए आंसर है? ए, ए, बी, सी, डी डेल्टा, और कितने लोग करके नहीं आए? करके नहीं आए। इसका आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए। मनीषा की आयु क्या है? ये प्रश्न है, मनीषा की आयु क्या है? कथन 1, मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, तो मनीषा के एज में, मनीषा के एज को मानो x और उसकी मां के एज को मानो y, माने इसका मतलब क्या है x + 24 = y। पहले कथन से यह आएगा। अब इस कथन का केवल बात करें ऑप्शन 1, तो मनीषा की आयु x नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब आगे है 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु 3:5 में होगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो x + 5/y + 5 है ना, = क्या है 3/5। अब केवल 2 से भी x y में एक ही रिलेशन आएगा, x नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों को साथ करोगे तो x y दो अननोन है और दो इक्वेशन भी आ जाए, तो x तो निकाल ही सकते हो, y भी निकाल सकते हो, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद ही x का वैल्यू आएगा। इसीलिए दोनों कथन का जरूरत है मनीषा की आयु बताने के लिए। इसीलिए आंसर क्या है? इसीलिए आंसर क्या है? सी। ठीक है, यही है। बाकी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक्स क्या है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में यही बेस्ट है कि सॉल्व नहीं करना होता। समझ गए? ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करते क्या है इसमें? हाँ, क्वेश्चन किस चीज का है, क्या है? क्वेश्चन है आंकड़े की पर्याप्तता का, आंकड़े की पर्याप्तता का डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो डाटा सफिशिएंसी का फॉर्मेट होता है कि एक प्रश्न पूछेगा, उस पर कथन दे देता है और फिर ये विकल्प बनाता है कि भाई इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए कथन 1 पर्याप्त है, कथन 2 ही पर्याप्त है, दोनों मिलकर इसको सॉल्व कर सकता है, दोनों मिलकर भी नहीं कर सकता। ये बना हुआ ऑप्शन। तो मैंने बोला कि कथन मनीषा की आयु पता करनी है, मनीषा की आयु क्या है? तो यहाँ पे मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, तो मनीषा का उम्र मानते हैं x,
माँ की उम्र मानते हैं y, तो x y से 24 वर्ष छोटी है ना, तो x में 24 जोड़ोगे तो y के बराबर होगा। तो पहला कथन से ये आया। अब इस वाले इक्वेशन से तुम x की वैल्यू बता सकते हो? नहीं, नहीं बता सकते। x की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं बता दोगे, नहीं बता सकते। अब तो दूसरे कथन पे आए। ये बोला कि 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां की आयु 3:5 में है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मनीषा की आयु x+5, मां की आयु y+5, उसका अनुपात 3:5। अगर केवल कथन 2 की बात करते हो तो केवल कथन 2 से भी x निकाल नहीं सकते, लेकिन दोनों कथन को अगर मिलाते हो तो एक इक्वेशन पहले कथन से आया x y के बीच में, दूसरा इक्वेशन दूसरे कथन से आया। तो दो इक्वेशन है और x एंड y है, दो ही अननोन है, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, मनीषा की आयु पता चल जाएगा। इसीलिए मनीषा की आयु पता करने के लिए दोनों कथन की जरूरत है, इसीलिए सी आंसर है। समझ गए या नहीं? समझ गए? चलिए ठीक है। देखो रेशियो का कुछ यूज भी है, मतलब स्पेशली साझेदारी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। साझेदारी बिजनेस में भी होता है, और जैसे बिजनेस में साझेदारी हुआ, 3-4 पार्टनर ने मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट किया, पूंजी इन्वेस्ट किया, तो अगर कुछ लाभ हुआ तो किस रेशियो में वो बांटेंगे, ये रेशियो पता करना होता है। ठीक है, या किसका कितना लाभ मिलेगा, लाभ में क्या साझेदारी हो। और दूसरा, अगर 4-5 व्यक्ति मिलके कुछ चीजें मान लो किराए पे ले लिए, मान लो एक बिल्डिंग किराए पे लिए, सबका यूज एक जैसा नहीं है, कुछ 2 महीने यूज करता है, कुछ सर्टेन पोर्शन यूज करता है, ऐसे है, तो खर्च में किस तरह का शेयर देंगे, एक ये दोनों के लिए सेम तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो लिखे साझेदारी पार्टनरशिप, पार्टनर पार्टनरशिप साझेदारी, ठीक है, साझेदारी। यार दिखाई नहीं पड़ा। पार्टनरशिप साझेदारी, ठीक है। तो ठीक है, मान लो 3 पार्टनर है, सपोज करो ए बी सी। ए ने x रुपए लगाया है t1 टाइम के लिए, और बी ने y रुपए लगाया है t2 टाइम के लिए, और सी ने z रुपए लगाया है t3 टाइम के लिए। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, बताओ प्रॉफिट किस रेशियो में, किस अनुपात में वो शेयर होगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी इक्वल टू x इंटू t1 इज टू y इंटू t2 इज टू z इंटू t3। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो यही होगा, x इंटू t1 इज टू y इंटू t2 इज टू z इंटू t3। ये केवल ध्यान रखना कि टाइम का यूनिट इकाई सेम होना चाहिए। अगर ईयर है तो सबके लिए ईयर, मंथ है तो सबके लिए मंथ, डेज है तो सबके लिए डेज। ऐसा नहीं किसी का ईयर ले लिए किसी का मंथ ले, नहीं, यूनिट ऑफ टाइम शुड बी सेम। अब ये 3 पार्टनर के लिए 4 हो, 5 हो, 2 हो, सब जगह यही यूज हो, सब जगह यूज हो।
जब खर्चा बांटने की बात होगी तो यही यूज होता है कि भाई कौन कितना पार्ट यूज किया। और एक बिल्डिंग किराए पे लिया, कौन कितने समय के लिए यूज किया और कितना भाग यूज किया, बस उसको मल्टीप्लाई करके रेशियो ला सकते। ठीक है, लिखें इसको। तो मैंने बोला कि 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 हो, सबके लिए सेम लगाएंगे। खर्चा बांटना हो, यही लगेगा। रुपए की जगह कौन कितना भाग यूज हुआ वो पता होगा क्वेश्चन में। तो जैसे कोई आधा भाग यूज किया था, हाफ इंटू T1 ऐसा करे करो, तो खर्चा भी इसी तरह बढ़ जाएगा। जैसे देखो, मान लो ए ने 1 लाख रुपए लगाया आप 2 साल के लिए किसी बिजनेस, उसी बिजनेस में बी ने 2 लाख रुपए लगाया 1 साल के लिए, और सी ने 5 लाख रुपए लगाया 6 महीने के लिए। और बताओ 2 साल के अंत में, तो ये प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा, पहले ये बताओ। प्रॉफिट का रेशियो किस तरह वो बांटेंगे? मंथ को ईयर में चेंज कर लो। नहीं, मंथ को ईयर में चेंज कर दो। क्या अनुपात आया? 4 4 5, यही आया है। प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। 1 लाख गुना 2 इज टू 2 लाख गुना 1 इज टू 5 लाख गुना हाफ। 6 महीने को वर्ष में बदल दिया, ये कट गया, सारे जीरो। तो क्या है? 2:2:5 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 और 5 का अनुपात, यह है ना। अगर मान लो 65,000 का इनकम हुआ, 65,000 का, तो किसको कितना शेयर मिलेगा?
हमारे पास क्या है, 4:4:5, 4 4 8 5 13, तो 13 इक्विवेलेंट टू 65,000, 1 इक्विवेलेंट टू 5,000, 65,000 बटे 13, तो 5,000 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5,000, तो कितना मिला, 20,000 मिला ए को, 20,000 मिला बी को, और 25,000 मिला सी को। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल लो। नेक्स्ट है अरे मैंने बोला कि मान लो कि लाभ इतना हुआ, ये कहीं से आया नहीं, मान लो कि इतना लाभ हुआ तो क्या होगा, कितना कितना किसको मिलेगा, तो 4:4:5 में प्रॉफिट का रेशियो आया है, तो कितना कितना किसको मिलेगा, तो 4 4 8 5 13, 13 65,000 के इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट टू 65,000 बटे 13 5,000, तो 5 4 यहाँ ही मल्टीप्लाई किया, 5 4 यहाँ भी, 5 4 यहाँ भी, तो 20,000 ए को मिला, 20,000 बी को मिला, और 25,000 सी को मिला। ठीक है, जीरो कैसे कट गया, अरे चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये खुद से करें। देखो इसमें पूंजी नहीं दिया है, तो एक्स मान लेना, एक्स मान लेना, टोटल पूंजी एक्स लगा। सर 65,000 ही क्यों माना, अरे कुछ और ले लो भाई, 1 लाख ले लो।
पूरे पूंजी को x मान लें, ए कितना कितना पूंजी लगाता है, 1/3, 1/3x। बी कितना लगाता है, बी ए प्लस सी के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स है, तो ए प्लस सी की जगह बी डाल दो तो 2bx, बी कितना लगाएगा, हाफ एक्स। सी कितना लगाएगा, x माइनस ए और बी का जो है। मैंने बोला कि पूरी पूंजी x मान लो, x माना, ए कितना लगा रहा है, 1/3x, बी ए और सी के बराबर, ठीक है, क्योंकि तीनों मिलके तो x है, a प्लस बी प्लस सी, x लगा रहा है, इस a प्लस सी की जगह b लिख सकते हो, तो b प्लस बी 2bx, तो b कितना होगा, हाफ एक्स, b आधा लगा दिया, तो c कितना लगाएगा, c लगाएगा x में से a का 1/3x और b का 1/2x माइनस कर दो। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 LCM और 2x प्लस 3x, तो x माइनस 5x/6, ये क्या आ जाएगा, 1/6x। ये किसका है, सी का। तो ए ने 1/3 लगाया, ये ए का है, बी का हमने निकाला हाफ एक्स, और सी का कितना आ गया, 1/6x। क्वेश्चन में अब क्या है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 84,000 रुपये है तो प्रत्येक को कितना प्राप्त होगा, तो एक वर्ष के लिए बात कर रहा है ये, तो प्रॉफिट का रेशियो, ए ने लगाया 1/3x एक साल के लिए, बी ने लगाया हाफ एक्स एक साल के लिए, और सी ने लगाया 1/6x एक साल के लिए। ये x x और x कट जाएगा, और 1/3:1/2:1/6 आए। डिनोमिनेटर में 3 2 6, एलसीएम क्या होगा, 6, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2:3:1। अब किसको कितना मिला, तो 84,000 टोटल है, तो 2 3 5 1 6, इसके बराबर 84,000, तो 1 इज इक्वल टू 84/6, 14,000, ठीक है, तो 14,000 से आप मल्टीप्लाई करो, और ये कितना आएगा, 28,000। बी का कितना है, 42,000, और सी का कितना है, 14,000, ठीक है। यही प्रॉफिट में शेयर करेगा, यही प्रॉफिट में शेयर करेगा। ठीक है, एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है,
ठीक है। क्वेश्चन ये है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे a प्लस सी बी के बराबर है, तो a प्लस सी की जगह b डाल दिया, तो b प्लस बी 2b इक्वल टू एक्स हो गया, तो b हाफ एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एक्स लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लिया साहब, क्या आंसर है? बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 3 आदमी प्रतिवर्ष 7,000 रुपए पर एक फार्म किराए पर लेते हैं। ए 3 महीने के लिए 110 गायों को फार्म में रखता है, बी 6 महीने के लिए 110 गाय रखता है, और सी 3 महीने के लिए 440 गाय रखता है। ए को कुल व्यय का, कुल खर्च का कितना प्रतिशत भुगतान करना चाहिए? तो एक्सपेंडिचर जो ए का है, बी का और सी का, उसका अनुपात क्या होगा तो पता है तुम्हें। ए ने कितना गाय यूज किया? 110 3 महीने के लिए, कितना यूज किया उसने? बी भी 110 गाय लेकिन 6 महीने के लिए, और सी 440 गाय
3 महीने के लिए, यही है। 110 से कट गया ये, यहाँ पर 4, 3 से काटो, ये 3 दूनी 6 और ये कट गया, तो क्या आया 1:2:4। तीनों के खर्चे का रेशियो यही आया। अब ए का परसेंटेज बताना है। ए कितना भाग देगा खर्चे का? 1/7, 1+2+4, 7 परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, और ये आएगा 14.28%। क्या आएगा? 14.28%। ठीक है, तो कुल खर्चे का इतना प्रतिशत ये देगा। ठीक है, लिख लिए? तुम लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन बता रखा हूं कि कोई दो चीजें समानुपाती कब होता है। 7,000 का यूज नहीं होगा, 7,000 का यूज नहीं होगा भाई, प्रतिशत पूछा है। तो मैं बता रहा था कि तुम लोगों को पहले ही बताया मैंने कि कोई भी दो चीजें समानुपाती कब होता है या व्युत्क्रमानुपाती कब होता है, बता रखा है। डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन कब होता है। तो डायरेक्ट में हमने बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था या समानुपाती, समानुपाती समानुपाती में बताया था कि लिखते इस तरह है, ए इस तरह का साइन, और ए और बी का नेचर सेम होता है। ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा। ठीक है, अब है, मैंने बताया था कि ए, ये साइन हटाते हो वेरिएशन का, तो के टाइम्स बी, और यहां से के कोई स्थिरांक है, ए बाई बी इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है। तो अगर दो चीजों का अनुपात कांस्टेंट हो तो वो दोनों आपस में समानुपाती होता है। ठीक है, ये बताया था। और इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जो इसमें था कि ए इस तरह लिखा था मैंने, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा और ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। और ये साइन हटाओगे तो ए इक्वल टू के टाइम्स 1/b, और यहां से आया ए इंटू बी इक्वल टू के। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, के क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर दो चीजों का या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ये दोनों आपस में क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये बताया था दोनों चीज। अब इसका यहाँ पे यूज है, इसका यहाँ पे यूज है, ये सबको पता है ना, क्या लिखना है इसको?
चलिए ठीक है, अब इसका यूज करें। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें यूज करना जरा। अजित कुमार पहली बार लगता है क्लास में आए हो। ठीक है, पहली बार क्लास में आए हो। ये तो शुरुआत किया था तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या है। चलो, क्या आंसर है इसका? डी डेल्टा सबका आंसर है। डी इज द राइट आंसर। देखो इसमें क्या है, 3 कारों की गति 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय के बीच का अनुपात क्या है? ठीक है, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, पूछ क्या रहा है? टाइम का रेशियो, और बोल रहा है कि ये भाई सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तुम्हें पता है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय का गति का रेशियो 2:3:4 है, तो समय का क्या होगा? 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। 2 3 4 का अनुपात, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू हाफ, 12 गुना 1/3 और 12 गुना 1/4, या 6 या 4 या 3। क्या रेशियो हो गया समय का? 6:4। ठीक है, 6:4:3। हटा इसको। ये भी देखो, देखो क्या है इसमें, स्थिर तापमान पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दबाव, प्रेशर, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती। यदि दबाव 20% कम हो जाता है तो आयतन में संबंधित परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यही है ना? तो प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती किसका है? वॉल्यूम का। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा?
बताओ, के जो कि कांस्टेंट है, स्थिरांक है। समझ में आ रहा है ये? प्रेशर को कितना से घटाया? 20% से। तो वॉल्यूम में क्या चेंज हो, यही पूछा है ना। अब देखो, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर घटा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो क्योंकि तुम जरा नेट याद करो, नेट याद करो। प्रेशर घट गया, वॉल्यूम कितना बढ़े कि नेट चेंज जीरो हो, क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए बनाइए। अरे दे रखा है, दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दबाव प्रेशर को बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती। तुम्हें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब प्रेशर घट गया 20% से, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो नेट लगाओगे, नेट वाला, तो नेट चेंज जीरो होना चाहिए, तो वॉल्यूम में चेंज निकालो। लाए ब्रो, कितना है? कितने लोग का ए है? ए कितने लोग का बी है? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। मैंने बोला कि भाई नेट चेंज जीरो इक्वल टू -20 प्लस वॉल्यूम का चेंज निकालना है बाई 100। 20 इधर लाओ, 20 बी -v/5, 20, ये सॉल्व करके क्या आएगा? 4v/5, 4 से कटेगा 5, तो v क्या आया? 25, प्लस साइन है। वॉल्यूम कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? 25%। 100 से भी बना सकते हो। अगर मान लो प्रोडक्ट जो के है वो 100 है, घट गया प्रेशर के कारण, तो 20% घटने मतलब 20 घट गया तो 80 हो गया। ये के की वैल्यू है। अब के की वैल्यू 80। अब के तो हमें 100 ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 80 का कितना परसेंट? 1/4 है, तो 25%। मतलब वॉल्यूम को 25% से बढ़ाना पड़ेगा। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो रोज क्लास में आके सब चीज समझना चाहते हैं। कहाँ से हो सकता है? पढ़ाई भी कर लो ना पीछे का। पीछे का तो पढ़ोगे नहीं। रोज बच्चे क्या चाहते हैं? रोज ही समझ में आ जाए सब। कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सीधा सी बात है। हाँ, 5 दिन के बाद छठा दिन आ गए, बस समझ आ जाना चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा है। अरे कहाँ से आएगा? मुझे ही पता नहीं आएगा। हाँ, क्या बताएं।
सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? कमेंट बहुत सारा देखने लायक ही नहीं होता तो क्या देखें? हाँ, ठीक है। आप बोलोगे सर नेट कहाँ से आया? अब नेट कहाँ से आया ये मैं थोड़े समझाऊंगा आप। नेट कहाँ से आया, प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे हो गया, तीसरी बार चौथी बार बता रहा होगा मैं। तो कुछ बच्चे ना रोज क्लास में सब चीज समझना चाहते हैं। देख लिया भाई, देख लिया, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नहीं हो सकता भाई। प्लीज बता दीजिए रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें ये मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा बता रहे हैं, ये छठी सातवीं के स्टूडेंट है। अब छठी सातवीं वाले बैठे ऑनलाइन में, तब क्या कर सकते हैं? अरे स्ट्रेट लाइन वाले में मैंने बोला है कि के अगर 100 है, के ये वाला के 100 है, तो प्रेशर 20% घटा तो 100 से 80 हो जाएगा। लेकिन के तो हमें 100 ही चाहिए, तो 80 से 100 के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? 20/80 गुना 100, मतलब 25%। तो वॉल्यूम को 25% बढ़ाना पड़ेगा। जिनको रिवीजन करना है कृपया वीडियो फिर से देखिए और सभी क्वेश्चन खुद से लगाएं। पहले तो ये कर लें आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सब जगह ये मैथ काम आएगा भाई, जीसीएस में भी काम आएगा, क्यों नहीं आएगा? दो हजार बाईस का क्वेश्चन है।
चलिए बना लिए। कितने लोग का आंसर ए है? ए किसी का नहीं है। बी, बी, सी, डी डेल्टा, किसी का आंसर सही नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। देखो, एक्स हो गया। एक्स और वाई दो पात्र है। एक्स में 100 ml दूध है और वाई में 100 ml पानी है। एक्स, वाई, इसमें 100 ml क्या है? मिल्क, और इसमें 100 ml क्या है? पानी। ठीक है। एक्स में से 20 ml दूध निकालकर वाई में डाला जाता है। तो यहां से 20 ml दूध यहां डाल दिया, है ना? 20 ml। तो बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? बताओ। 20:100, तो 1:5। यहां पे कितना मिल्क बच गया? 80 ml। 20 तो चला गया। अब बोला है इन्हें अच्छी तरह मिलाकर y का 20 ml मिश्रण निकालकर वापस x में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो यहां से अब 120 है ना, यहाँ पे यहां से क्या 20 ml वापस इसमें डाल दिया जाता है, x में। 20 ml क्या आएगा? मिश्रण आएगा। इसमें मिल्क और वाटर दोनों आया है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर दोनों आया। किस अनुपात में आया है? 1:5 में। इसमें मिल्क कितना आया बता सकते हो? 1/1 1+5 6 into 20। और पानी कितना आया? 5/6 into 20। समझ रहे हैं? तो मिल्क कितना हो गया? 80 था पहले से, और कितना गया? 1/6 into 20, ये मिल्क है। और वाटर कितना आया? 5/6 into 20, यही अनुपात है। ठीक है। ये 10, ये 3। ठीक है। ये भी 10, ये 3। यहाँ 3 LCM लो। 80 गुना 3 240 प्लस 10 250/3। 5 गुना 10 50/3। 3 3 कटा, 50 से 5। तो क्या रेशियो आया मिल्क और पानी का? 5:1। यहाँ पे क्या है? 1:5। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में? यदि x में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट होता है और y में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा x सही है? बताओ। ये दूध है 5 और ये पानी है 5। ठीक है। अगर कितना भाग है तो वो भी बात करोगे। यहाँ मिल्क कितना भाग है? 5/5 + 1 6। यहाँ पानी कितना भाग है? 5/5 + 1 5/6। अगर ये m है और ये n है, तो m और n क्या है? बराबर है। तो क्या आंसर होगा? m = n। m = n। फिर से बता रहा हूं, x में इनिशियली 100 ml मिल्क है, y में 100 ml पानी है। यहां से 20 ml निकाल के इधर डाला, तो 120 ml मिक्सचर मिश्रण हो गया। और मिल्क एंड पानी का अनुपात 20:100 1:5। यहाँ से 20 ml मिश्रण इधर ले गया, इसमें मिल्क और पानी दोनों गया, जो कि अनुपात ये है। तो मिल्क गया 1/1 + 5 1/6 into 20, और पानी गया 5/1 + 5 5/6 into। मिल्क में ये जोड़ दिया हमने, 80 था, 80 + 1/6 into 20 is to पानी 5/6 into 20। अब 10/3 10 कट के ये 50/3 आया।
80 गुना 3 240 बस 10 250 बटे 3 3 3 कट गया 5:1। मिल्क एंड पानी का अनुपात 5:1। मिल्क एंड पानी का अनुपात 1:5। मिल्क कितना भाग 5/6। पानी कितना भाग इसमें 5/6। ये m है ये n है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया चैप्टर। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अच्छा इस तुम्हारा ही है? अरे बड़ा लंबा है ये। यूपीएससी ज्वाइनिंग लेटर लिखा है। भागा था सारी उम्र जिसे पाने में, जिसके लिए अपने को खोया अपने ईमान को भी खोया, जब पाया उसे तब देखा कि था वो एक मामूली सा कागज का टुकड़ा, और हल्का सा हवा का झोंका क्या आया उसे भी उड़ा ले गया। है या ना मुसाफिर?